2 साल पहले एक बहुत शानदार एक पोर्टफोलियो बेट ली थी कि पूरे ऑटो सेक्टर का मार्केट कैप जो आपको बता रहा था कि एक बहुत बड़ी रैली आ सकती है यहाँ पर। अब सारी लेग्स फायर कर रही हैं यहाँ पर। टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ट्रैक्टर्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, कोई भी स्टॉक यहाँ पर अब ऐसा नहीं है जो 52 वीक हाई के आसपास ना हो। यहाँ पर क्या भी बन रहा है अब? अनुज भाई, ऑटो सेक्टर में जैसे आपने बताया कि पिछले 1.5-2 साल में बहुत अभूतपूर्व तेजी आई है। और वो जो सारी चैलेंजेस थी सप्लाई की, रॉ मटेरियल प्राइस की, वो अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो चुकी है। मुझे लगता है यहाँ पे ऑटो सेक्टर को एक कंसोलिडेशन करना पड़ेगा और यहाँ से अगली मूव के लिए वो किस प्रकार से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में निवेश करके रिजल्ट दिखा सकते हैं, उसके ऊपर रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार हो, या कोई नई तरकीब हो, मे बी ऑटोनोमस व्हीकल की, किस प्रकार से भारतीय कंपनी इन प्रकार की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में निवेश कर सकता है और ग्लोबल कंपटीशन के सामने अपना मकाम कायम रख सकता है, उसके ऊपर ऑटो सेक्टर की यहाँ से नेक्स्ट चाल चलेगी। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ समय के लिए ऑटो सेक्टर को कंसोलिडेट होना पड़ेगा। समय के लिए ऑटो को यहाँ कंसोलिडेट होना पड़ेगा। नीलेश भाई, एक रीसेंट जो आईपीओ आए थे जो अब फॉर एग्जांपल कुछ मैं नाम ले रहा हूँ आपसे, मैं स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन एक जैसे ड्रीम फॉक्स आया था, कुछ और 2-3 स्टॉक्स आए थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी बनी थी। अभी पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर हमने काफ़ी करेक्शन देखा है। ये आपको कुछ लग रहा है कि जो नए आईपीओज आ रहे हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा एक आज भी लिस्टिंग हुई है वो बहुत बड़े प्रीमियम पर हुई है, क्या यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि ये जो नए आईपीओज आ रहे हैं, जिस तरीके के सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, जिस तरीके की लिस्टिंग गेन्स हो रहे हैं? अनुज भाई, हमने बहुत सारे आईपीओस में देखा कि उनके फंडामेंटल और उनकी प्राइसिंग के बीच में बहुत बड़ा गैप था। एंड जनरली जब इस प्रकार की आईपीओ में चाल दिखने को मिलती है तो मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन मिलता है। 2008, 2020 यहाँ हर समय हमने देखा कि जब आईपीओस में इश्यू प्राइस अपने फंडामेंटल या फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर आने लगे, तब मार्केट का टॉप बनता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार उस प्रकार का पूरा माहौल बना हुआ है, बट आईपीओ में मैं निवेशकों से एक ही दरखास्त करूंगा कि थोड़ा ध्यान रख के निवेश करिए। कई बार उनका जो फ्लोट होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हाथ में चला जाता है। आईपीओ में वो माल कवर कर लेते हैं, फिर लिस्टिंग ऊपर करते हैं, फॉरफेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलता है। तो बेहतर है कि आप जिस आईपीओ में प्राइसिंग अपनी फंडामेंटल वैल्यू, फेयर वैल्यू के आसपास है, उस हिसाब से निवेश करिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम में या पोस्ट लिस्टिंग कहां पे लिस्ट हुआ, उस हिसाब से निवेश मत करिए। ओके अच्छा नीलेश जी, जैसे कि मैंने कहा ना, पूछा आपसे कुछ देर पहले कि आपने एक बहुत अच्छी कॉल ली थी रियल एस्टेट एंसिलरी। आई होप, या फिर मैं मानता हूं कि आपने ड्यूरिंग द कोविड और पोस्ट कोविड केमिकल्स को भी चेस किया होगा। केमिकल्स वो स्पेस जिसमें पहले लीडरशिप मात्र 1-2 कंपनी के पास थी, लेकिन पोस्ट कोविड सब चले, सबने सब्सटेंशियल कैपेसिटी ऐड करी। और मेरे को याद है लास्ट टू लास्ट क्वार्टर तक भी कंपनीज ने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन पे और एक्सपेंशन प्लान्स पे काफ़ी फंड्स डिवोट किए या फिर डिक्लेयर किए। एंड सडनली प्राइस रिट्रेसमेंट्स, सब डिमांड कम, सप्लाई चाइना की तरफ से ज़्यादा। आप केमिकल स्पेस में क्या कर रहे हैं? जो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर जो रिट्रेसमेंट आया, उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ से कंप्लीटली प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करके एग्जिट करना चाहिए? अब स्थिति क्या लगती है आपको केमिकल्स की? तो वीरेंद्र भाई, केमिकल क्षेत्र में हमने बहुत पहले कहा था कि ये टेक्नोलॉजी क्षेत्र की तरह है, इसमें लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं। फिर एक बार कहा था कि यहाँ पे प्राइसेस अपने फंडामेंटल से थोड़े आगे चले गए हैं, तो थोड़ा एक सेक्टर एक्सपेंसिव लगता है। किसी भी कारण की वजह से उस वैल्यूएशन गैप को पूरा होना जरूरी था। पिछले 6 महीनों में वो कारण चाइना ने प्रोवाइड किया। उन्होंने काफी केमिकल में डंपिंग की, उस वजह से ग्लोबली प्राइस कम हो गई,
और हमारी बहुत सारी कंपनीज को मुनाफा उस तरह से नहीं आया जितनी उम्मीद थी। मेरे हिसाब से चाइना की डंपिंग अभी भी कुछ समय के लिए चलेगी। उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ की शॉर्टेज दिख रही है और उनकी सरकार पूरा प्रयत्न करेगी अलग अलग प्रकार की सब्सिडी देके अपनी केमिकल कंपनीज को दुनिया में सप्लाई करने के लिए। तो मेरे हिसाब से केमिकल क्षेत्र में कुछ समय के लिए अभी भी आशंका के बादल बने रहेंगे। पर जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में है, निश केमिकल्स में है, शायद उन्हें चाइना के डंपिंग की वजह से उतनी इम्पैक्ट नहीं आएगी। केमिकल क्षेत्र में इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक निवेश करना होगा। कुछ केमिकल कंपनी ऐसी भी हैं जिन्होंने जो नई कैपेसिटी लगाई है वो बहुत ज्यादा कीमत पे लगाई है, तो उस कीमत पे रिटर्न ऑन इक्विटी शायद उतना नहीं बनेगा जितना लेट्स से पुरानी कंपनीज के प्लांट का बनेगा। तो अगेन ये एक फैक्टर भी आ जाएगा, इन्होंने किस प्रकार से कैपेसिटी एक्सपैंड की और उस कैपेसिटी पे क्या आरओई जनरेट कर पाएंगे। तो इस करेक्शन में केमिकल क्षेत्र में निश केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल और जिनके प्लांट रिटर्न ऑन इक्विटी दे सके, बहुत ज्यादा कीमत पे नहीं लगे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। वैसे मार्केट में अब अच्छी रिकवरी इस समय, निफ्टी में लोअर लेवल से डिसेंट रिकवरी आपको इस समय दिखाई देगी। देखते हैं ये रिकवरी कहाँ तक सस्टेन करती है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर एक थोड़ी सी रिकवरी आपको विजिबल है। नीलेश भाई, फिर रिटेल के लिए अब इस समय क्या सलाह होगी? इस करेक्शन में वापस बाय करना है, अपनी एसआईपीज कंटिन्यू करनी है, या कोई और स्ट्रैटेजी होगी इस समय? अनडाउटेबली अनुज भाई, मैं पिछले वीक 5-6 दिनों के लिए अमेरिका घूम के आया। वहां पे ईस्ट कोस्ट के बड़े से बड़े ग्लोबल निवेशक से बातचीत हुई। एक चीज क्लियर है, आज की तारीख में इमर्जिंग मार्केट से इंडिया सिंगल कंट्री फोकस बन रहा है। बहुत सारे निवेशक चाइना और इंडिया में एक कंट्री स्पेसिफिक निवेश करना चाहते हैं। दूसरा एक जो ट्रेंड बन रहा है, जैसे MSCI एशिया एक्स जापान इंडेक्स बना था, जैसे जापान को एशिया से अलग कर दिया था बिकॉज उनकी मार्केट उस जमाने में बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, वैसे ही इमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना इंडेक्स बन रहा है, एशिया एक्स चाइना इंडेक्स बन रहा है। ये दोनों का बेनिफिट भारत को मिलेगा। मेरे हिसाब से ग्लोबल निवेशक हर करेक्शन में भारत में निवेश करने की सोचेंगे। उन्हें भारत के प्रति बहुत अच्छी बहुत ज्यादा आशा है, बहुत अच्छी अपेक्षा है। तो हर करेक्शन में उनकी तरफ से बाइंग बनी रहेगी, वैसा लगता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मेरे हिसाब से हर करेक्शन में निवेश करना चाहिए। भारत की लंबी ग्रोथ स्टोरी है। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, कल तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। परसों तीसरी और दूसरी के बीच में जो गैप है उसे हम कम कर देंगे। तो ये ग्रोथ स्टोरी में रोलर कोस्टर राइड की तरह है, बीच में हमें उतरना नहीं है और सेफ्टी बेल्ट छोड़ना नहीं है। जब तक आप ये दो चीज फॉलो कर सकते हैं, तब तक उतार चढ़ाव का आनंद लीजिए, और जब यात्रा का अंत होगा तब आपको जरूर आनंद महसूस होगा कि हमने ये यात्रा पसार की। सो एवरी करेक्शन इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय। लास्ट सवाल, तो आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, इतना मतलब बाहर घूम रहे हैं, क्या यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट पीवीआर आइनॉक्स, क्या आप गए गदर देखने या OMG 2 देखने या कोई भी रिसेंट मूवी? क्या शानदार रैली चल रही है इन सब स्टॉक्स में। आई नो, मुझे मतलब मैंने आपका ट्वीट पढ़ा था अनुज भाई कि आप गेटी गैलेक्सी में गदर को देखने गए और जो माहौल देखा वो बहुत ही काबिले तारीफ था। तो बस आपके ट्वीट के बाद मुझे भी लग रहा है कि अब तो ये देखना चाहिए। बिल्कुल, देख के आइए, काफ़ी एंटरटेनिंग पिक्चर है, मज़ा आएगा आपको। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और बात करने के लिए हमसे। धन्यवाद। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेकर वापस लौटते हैं।